अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं कुछ डिस्कस करूँगा कि मैं यूके एज अ स्टूडेंट कैसे आया हूँ। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि कितना एक्सपेंस आ गया है, कोर्स कौन सा चूज़ किया है, यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की है, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। अभी क्लास से फ्री हुए हैं, मैंने कहा अभी यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठा हूँ, तो मैंने कहा कि चलो इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करी जाए। तो ये जर्नी मैंने स्टार्ट की थी तकरीबन अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी एडमिशन के लिए। और मैंने अप्लाई किया था जनवरी इंटेक के लिए, क्योंकि सितंबर इंटेक के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री थी उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा था। 18 अक्टूबर को मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी, फिर तकरीबन मुझे 1 मंथ लग गया था मेरा ऑफ़र लेटर आने में, और मेरा डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आया था। सारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल थी, इसलिए उन्होंने जनाब अनकंडीशनल भेजा था। सारा मैंने आइल्स कर लिया था। जो बाकी उनकी अदर कंडीशन थी, लाइक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो, डिग्री ना हो लेकिन ट्रांसक्रिप्ट हो, ट्रांसक्रिप्ट भी मेरे पास थी, आइल्स भी मैंने कर लिया था। ये सारी मेरी कंडीशंस फुलफिल थी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजा था। 2 टाइप्स के ऑफर लेटर होते हैं, एक अनकंडीशनल और एक कंडीशनल। कंडीशनल में ये होता है कि जो कोई भी कंडीशन लगा देते हैं, वो कहते हैं जी अभी कंडीशन पहले फुलफिल करें फिर आपको हम अनकंडीशनल देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा आया था अनकंडीशनल डायरेक्ट। और अगर बात की जाए आइल्स की कि आइल्स कितना चाहिए, तो मास्टर के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, फिर डिपेंड करता है आपके कोर्स पे कि आप कोर्स कौन सा चूज़ कर रहे हैं। तो जो मेरे था ना आइल्स की रिक्वायरमेंट वो थी 5.5 ईच मॉड्यूल, एंड ओवरऑल जो थे वो थे 6। तो मेरा इतना तकरीबन आ ही गया था, तो मैंने एप्लीकेशन सबमिट की। तो इस लिहाज से मैं आइल्स से कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई थी। इसके होते हैं 3 स्टेप, एडमिशन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है ऑफ़र लेटर, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। अगर कंडीशनल आ गया तो उसके बाद आपको अनकंडीशनल चाहिए, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। फिर आपका होता है प्री कैस इंटरव्यू। ये भी डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी है कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आपको कंडक्ट करती है कि नहीं करती। काफ़ी सारे, अब मेरा एक दोस्त है वो एक यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया है, उसको प्री कैस इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इंटरव्यू था उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, वो कैंसिल करवा दिया, वो डायरेक्ट उसको कैश इशू कर दिया। बहरहाल ऑफ़र लेटर के बाद होता है स्टेप जी कैश का। कैश कहते हैं आप कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट। कैश लेटर मेन चीज़ है। कैश लेटर अगर आपको यूनिवर्सिटी ने दे दी है, दैन आप डायरेक्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले एक होता है प्री कैश इंटरव्यू। ये इंटरव्यू मेन चीज़ है, इसे ये भी कहते हैं जी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कहते हैं। इसके बारे में वीडियो बना देंगे कि इसमें क्या कुछ होता है। बस इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं होता, लेकिन ये है ख़ास सबसे, क्योंकि ये आपने इंटरव्यू क्लियर करना है तो फिर आपको कैश इशू करेंगे। एनीवेज़ मेरा इंटरव्यू हुआ था तकरीबन 31 नवंबर में जी, क्योंकि ना तकरीबन 1 मंथ लग गया था ऑफ़र लेटर आने में। संडे को मुझे मेल आई कि आपको ना प्री कैश इंटरव्यू आपका नेक्स्ट डे मंडे को, और आप रेडी हो जाएं एक दिन पहले। ऐसे होता नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही इनको मोहब्बत थी, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक दिन दिया मुझे। वैसे तकरीबन 5 दिन या वीक लग जाता है आने में। वो प्री कैच इंटरव्यू हुआ, वो तकरीबन मेरा इंटरव्यू हुआ था 54 मिनट्स का। उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा, आपने क्या पढ़ा है, आगे आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस कोर्स को किस तरह आप रिलेट करोगे, और यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, यूके क्यों चूज़ किया, पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ रहे। ये सारे क्वेश्चन वगैरह उसने किए थे। उसके बाद लास्ट में मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया कि मैं पास हूँ या नहीं पास हुआ, मुझे कैसे इशू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसने जनाब एक बड़े रूड तरीके से मुझे बोला कि हम आपकी गलतियाँ कुछ इंटरव्यू में, जो मैंने गलतियाँ नोट की हैं ना, जो मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं आपके इंटरव्यू में, वो हम अपने ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कैश इशू करता है या नहीं करता। तो वो एक बड़ी टेंशन बन गई कि पता नहीं कैश आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन तकरीबन विद इन 24 आवर्स मुझे कैश उन्होंने इशू कर दिया, शुक्र कलमा पड़ा। और फिर नेक्स्ट होता है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने होल्ड करनी है फॉर 28 डेज़। अब बैंक स्टेटमेंट 2 तरीके से बन सकती है, या आपके पर्सनल अकाउंट में, या आप अपने फादर की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। वो 28 कंसेक्टिव डेज़
उसको अब ये नहीं है कि आपने निकलवा लो पैसे, कुछ यूज़ कर लो, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होता। पैसे आपने एक दफ़ा डिपॉज़िट करवा दिए तो वो 28 दिन आपने होल्ड रखने हैं अपने अकाउंट में। तो बहरहाल मैंने तकरीबन रखे थे 31 डेज़। 31 डेज़ जैसे हुए, नेक्स्ट डे मैंने एप्लीकेशन सबमिट करा दी वीज़ा के लिए, और मैंने जेरी ऑफिस चूज़ किया था मीरपुर अपॉइंटमेंट के लिए। पहले वीज़ा एप्लीकेशन होती है, उसके बाद बायोमेट्रिक होते हैं, जब आपने अपना पासपोर्ट सबमिट कराना होता है, अपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, आपकी पिक्चर होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 5 जनवरी को मेरी अपॉइंटमेंट थी, पासपोर्ट सबमिट कराया, और तकरीबन नॉर्मली वो कहते हैं 15 वर्किंग डेज़ बाद आपको आपका पासपोर्ट वापस आ जाएगा विद डिसीजन। लेकिन मुझे जो टाइम लगा था वो तकरीबन लगा था 25 प्लस लगा था डेज़, तकरीबन 27 डेज़ लगे थे मुझे। वेट कर के जनाब एंड पे फिर आ गया, मेल आई थी मुझे, उन्होंने मेल की थी, फिर मुझे कॉल आई थी, मिस बेल सी आई थी कि, तो मैंने वो फॉर्चुनेटली नंबर भी सेव किया हुआ था उनका, तो मुझे पता लग गया कि वहीं से आई है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था हुआ कि मेरा पासपोर्ट आया या क्यों उन्होंने कॉल की है। लेकिन बहरहाल फिर मैं नेक्स्ट डे गया, अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया वहाँ पे जाके। तो उधर जब अपॉइंटमेंट होती है आपकी तो वो सिंपल यही होता है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस जाओ आप वहाँ पे, आपके फिंगरप्रिंट होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करवाओ, जो आपके जाएंगे एम्बेसी में वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, और बैंक से एक मेंटेनेंस लेटर बनता है वो आ जाता है। तो वो जनाब आप स्कैन करवाएं डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आपकी होगी बायोमेट्रिक होती है 10 की 10 उंगलियों की बायोमेट्रिक हो जाएगी। फिर आपकी एक लेंगे जी तस्वीर, अच्छी तस्वीर लेंगे, और देन आपका पासपोर्ट वो रख लेंगे। बस ये प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट में, इतना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह आपको, मेरे तकरीबन लगे थे 15 to 20 मिनट्स लगे थे। ये डिपेंड करता है रश पे, उस दिन रश भी नहीं था, किस्मत अच्छी थी। वैसे इस्लामाबाद जाओ या लाहौर जेरी ऑफिस का सुना है कि वहाँ पे काफ़ी रश होता है। बहरहाल ये मेरा प्रोसेस था जी। और मैंने इसमें अगर बात की जाए, मैंने कोर्स कौन सा चूज़ किया, यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की है, मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड। यूनिवर्सिटी भी आपको घुमाएंगे ज़रूर, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में। और जो मेरा कोर्स है वो मेरा कोर्स है इंटरनेशनल बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, BS मैंने किया हुआ है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने अगर पीछे CS पढ़ा हुआ है तो आगे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ करनी थी, या IT से रिलेटेड आते हैं आप। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना की उसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे माइंड में था कि मैं अभी फ़िलहाल IT को परस्यू नहीं कर सकता, तो मैंने इसलिए बिज़नेस की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत माइंड भी बिज़नेस माइंड है। तो बस यही सा सीन सारा। हाँ, एक और चीज़ इसमें सारे लोग यही कहते हैं, इसमें काफ़ी अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप ने अगर अपनी फ़ील्ड से हट के कोई कोर्स चूज़ किया तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी। इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होती, इंटरव्यू में प्रॉब्लम उस टाइम होती है जब आप उसको सही जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने कोर्स क्यों चूज़ किया। अब मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया था कि मैंने पीछे मैंने बैचलर्स में CS किया है, और आगे मैं बिज़नेस क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ, मैंने सारा वो उसे एक्सप्लेन किया था, तो इसकी वजह से मैं क्लियर हो गया था। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करते हैं, जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आप जस्टिफाई किस तरह करते हैं, सारी बातें वो उसमें कुछ इतनी बड़ी चीज़ें नहीं पूछती, वो बस आपके कोर्स से रिलेटेड फंडिंग कौन कर रहा है, आपको फंडिंग से मीन्स आपकी जो सारी एजुकेशन का ख़र्चा, आप UK आ रहे हैं, आपका ख़र्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है, ये सारी बातें होती हैं। अच्छा, तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो जो बनानी है वो इसी को मैंने कंटिन्यू करना है, मैं सारे एक्सपेंसेस बताने हैं कि कितने एक्सपेंस मेरे आ गए थे यहाँ पे पहुँचने तक, और अब तक किस तरह एक्सपेंसेस वगैरह, यहाँ पे पहुँचने तक कितने एक्सपेंसेस मेरे आ गए हैं, अबाउट फ़ीस या वीज़ा कितनी फ़ीस वगैरह होती है, एवरीथिंग। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।